नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले की। और कान खोलकर आप लोग भी सुन लो कि भारत जो है वो धर्मशाला है, और जब धर्मशाला हम कहते हैं तो उसमें कोई भी आकर रुक सकता है। अब ऐसी स्थिति में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारत सरकार को ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है कि कुछ यानी कि 6 लोगों की जो याचिका कोर्ट में गई थी, उन लोगों को 1 महीने के भीतर बांग्लादेश से वापस भारत लाया जाए। अब आप सोचकर देखिए कि अगर कोई सरकार सुधार के लिए काम करती है तो उसका रोड़ा कौन है, और क्या न्यायपालिका जो है वो इस हद तक नीचे गिर गई है कि वो कुछ भी बिना सोचे समझे कि उसका इंपैक्ट क्या होगा, क्या इसी तरीके से फैसला देगी? और अगर इसी तरीके से फैसला देना ही है तो फिर न्यायपालिका की जरूरत क्या है? बांग्लादेशी है, क्राइम करते हैं पश्चिमी बंगाल में और शाम को वापस चले जाते हैं, तो फिर पुलिस की क्या जरूरत है? आप खुद जो है वो एक बार सोचकर देखिए कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है, आखिर इस देश की समस्याओं का समाधान क्या है। और देश छोटा नहीं है, 140 करोड़ की आबादी का है। तो ऐसे में, और उससे भी बड़ी बात कि ऐसे लोगों के हिमायती यहां पर बहुत बैठे हैं। अब हम इसके ऊपर पूरा विस्तार से चर्चा करें उससे पहले मामला क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। बांग्लादेश के बीरभूम जिले, आई थिंक मोराइरी एक क्षेत्र है, वहां पर बोधू शेख की एक बंदी प्रत्यक्षण की याचिका और दूसरी उसके साथ में 2 महिलाएं, एक सोनाली बीबी और दूसरी स्वीटी बीबी, ये याचिकाएं कोर्ट में गई, कलकत्ता हाई कोर्ट में। कलकत्ता हाई कोर्ट में इनकी सुनवाई हुई। मामला क्या था? मामला यह था कि रोहिणी सेक्टर 26 दिल्ली में, और पहलगाम के बाद, क्योंकि जब पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, उनकी पैंट उतरवाई गई, तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर के समय केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि जो भी विदेशी बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए हैं, जिनका वीजा खत्म हो गया है और वो इलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं, या फिर जिनका वीजा अभी तक जो है वो खत्म नहीं हुआ है, वो लोग भी या उनसे संबंधित जो एजेंसी है उनके वीजे को तत्काल रूप से कैंसिल कर दें और उनको वापस भेज दें। यह एक सरकारी आदेश हुआ था, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर का एक मामला आया था। जिस तरीके से एक पाकिस्तान की जो लड़की थी जिसने सेना, आई थिंक सीआरपीएफ के एक जवान से शादी की थी, और कोर्ट ने उस आदेश के ऊपर जो है वो रोक लगा दी थी। तो यह भी ठीक उसी तरीके का एक मामला है। तो जब केंद्र सरकार ने यह आदेश दिया, तो केंद्र सरकार के इस आदेश का असर हुआ दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो अरविंद केजरीवाल के लिए एक पूरा वोट बैंक था। और वोट बैंक कौन था? फुटपाथ पर सोने वाले लोग और झुग्गी झोपड़ियों वाले लोग। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भारत के रहने वाले हैं, पाकिस्तानी है या रोहिंग्या है, लेकिन रोहिंग्याओं को इतना विश्वास जरूर था कि जब तक केजरीवाल है उनको कोई दिल्ली से बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम की जो घटना हुई, तब तक मामला बदल चुका था। और मामला यह था कि अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी। तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो सरकार ने इस फैसले को त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस जो है वो मैदान पे उतर गई और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने लग गई जो इलीगल तरीके से या भारत में संदिग्ध रूप से रह रहे थे। तो उस वक्त अगर आप न्यूज चैनल्स की फुटेज उठाकर देखोगे तो दिल्ली से बहुत सारे रोहिंग्या, कुछ लोग जो भीख मांगते थे, कुछ लोग मजदूरी करते थे, वर्किंग साइट्स के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते थे, उन लोगों ने अपने बोरे बिस्तर बांधे और हुजूम का हुजूम जो है वो दिल्ली से बाहर, आपने देखा होगा, पैदल जाने ही शुरू हो गए थे। तो फिर सवाल यह है कि उतने लोग गए कहां? क्योंकि ऐसा एक तो कोविड के समय हुआ था और एक जो है वो इस स्थिति के बाद हुआ था। तो फिर सवाल यही उठता था
कि आखिर ये लोग गए कहां। तो ये लोग लौट गए उन राज्यों में जहां पर इनको शरण मिलना बिल्कुल आसान था। अब दिल्ली पुलिस ने इस रोहिणी सेक्टर 26 से 6 लोगों को संदिग्ध होने के नाते गिरफ्तार किया, पुलिस थाने ले गई। केन काटजू मार्ग पुलिस थाना जो है वहां पर इनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में इन्होंने कबूल किया कि ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। उन्होंने वहां का एड्रेस तक दिया कि ये कहां के रहने वाले हैं। चार्जशीट तैयार की गई, इनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया और उसके बाद बांग्लादेश अथॉरिटी को सुपुर्द कर दिया गया। अब इसमें टेक्निकल चीजें जो समझनी है वो ये समझनी है कि पुलिस ने जब इनको, क्योंकि ये कोई क्राइम वाला केस तो था नहीं, ये इलीगल तरीके से अवैध रूप से भारत में रहने का केस था। तो आप सोचकर देखिए, क्या बिना वजह पुलिस इनको अरेस्ट कर सकती थी? अब ऐसी सूरत में जब हम इस केस को स्टडी करते हैं तो कोर्ट में जो केस चला उस केस में जो तर्क दिए गए इनके द्वारा कि 1998 से, क्योंकि इनका कबूलनामा था पुलिस स्टेशन में कि ये लोग 1998 से यहां पर रह रहे हैं और इनकी जो याचिका है उसमें भी यही दावा किया कि 1998 से यहां रह रहे हैं। इनकी बेटी जो बोधू शेख है, बेटी सोनाली, उसने शादी की एक शेख से जिसका नाम है दानिश शेख, जिसको गिरफ्तार किया गया था। तो दानिश शेख से शादी की, फिर उनके यहां पर बच्चे हुए। तो ये आप, जब मैं ये नाम बोल रहा हूं तो आपने एक चीज नोट की होगी, सोनाली नाम, ये किस धर्म से संबंधित लग रहा है आपको? तो आप देखिए, बड़ी चालाकी से नाम रखा गया सोनाली और शादी किससे हुई? दानिश शेख से। अब इसके बाद में जब इनको बांग्लादेश भेज दिया गया, अब कोर्ट में जब यह मामला गया तो कोर्ट में जो तर्क दिए गए उन तर्क के आधार पे पहला तर्क जो था वो ये था कि इनके पास जरूरी दस्तावेज थे, मतलब आधार कार्ड था, मतदाता पहचान पत्र भी था। और आपको पता है इस देश में आधार कार्ड बनाना और मतदाता पहचान पत्र बनाना बहुत आसान काम है। और लगातार जो है ऐसे लोग, दर्जनों लोग जो है वो अलग अलग राज्यों से पकड़ में आ रहे हैं जो 4,000 5,000 रुपए से लेकर 6-7 हजार रुपए में आराम से आधार कार्ड जो है वो बना कर देते हैं। और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और अभी भी वो जो है वो जुडिशियल कस्टडी में है। अब दूसरा जो इनकी तरफ से हवाला दिया गया वो ये था कि इनके 10वीं पीढ़ी जो थी वो भारत में ही थी और उस वक्त से ये लोग भारत में ही थे। अब यहां पर टेक्निकल पॉइंट को समझिएगा। टेक्निकल पॉइंट यह है कि भारत में नागरिकता के लिए कोई स्पेशल किसी तरीके का कार्ड नहीं है, ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना किसी के पास है। हमारे पास आधार कार्ड है, हमारा पैन कार्ड है, तो ऐसा कोई कार्ड हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे जो है वो पुश्तों की जमीनें हैं, हमारे जो पूर्वज थे, उनके पूर्वज थे, उनका सबका प्रमाण जो है वो यहां पर मिल जाता है। तो अगर हम 1947 से पहले अगर 1935 की बात करें, भारत शासन अधिनियम, क्योंकि आज भी हम उसी के अंतर्गत आते हैं, तो उस भारत शासन अधिनियम में 1935 के में पाकिस्तान भी आता है और बांग्लादेश भी आता है। तो अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश का और पाकिस्तान का व्यक्ति ये कहे कि हमारी तीसरी पीढ़ी से, मतलब हमारे दादाजी के दादाजी जो थे वो भारत का हिस्सा थे, तो फिर ये बात जो है वो 1947 से लागू क्यों नहीं होती? क्योंकि 1947 में जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया और ये पहले जो 1935 का जो शासन अधिनियम था जिसमें ये भारत का हिस्सा थे, अब वो तो बांग्लादेश का हिस्सा हो गए या फिर वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गए। लेकिन आज जब कोर्ट में ये याचिका इनकी तरफ से रखी गई, इनके याचिकाकर्ताओं की, क्योंकि इस देश में ऐसे वकीलों की बड़ी फौज खड़ी है जो पैसे के लिए या फिर ऐसे राजनीतिक दल जो वोट बैंक की राजनीति के लिए इन लोगों का सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं, ये उनका एक तर्क है। अब ये तर्क कहां तक जायज है? जब अगर 1935 के भारत शासन अधिनियम की हम बात करें तो फिर 1991 का जो वर्षिप एक्ट है उसमें ये लोग 1947 से पहले क्यों नहीं जाना चाहते? आखिर ये 1947 की यथास्थिति पर क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि अगर उससे पहले किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो वहां पे तो जो है वो इनकी पोल पट्टी खुल जाती है और इनको डर है कि फिर बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा।
लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार हमारी कानून व्यवस्था का ये फायदा उठाते हैं। अब दूसरा टेक्निकल पॉइंट यह है कि यह भारत के अंदर का मामला नहीं है, यह अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है, क्योंकि भारत सरकार ने डिटेंशन सेंटर में रखा और डिटेंशन सेंटर में रखकर बांग्लादेश अथॉरिटी को सुपुर्द किया गया। अब आप सोचकर देखिए कि बांग्लादेश अथॉरिटी ने अगर इन लोगों को अपने देश में लिया है तो डेफिनेटली पहले इनकी जांच परख की होगी कि क्या वाकई में ये बांग्लादेश के निवासी थे, और जब यह सही पाया होगा रिकॉर्ड में तभी तो बांग्लादेश अथॉरिटी ने इनको लिया होगा। तीसरा यह आता है कि भारत में जन्म प्रमाण पत्र का या जन्म के आधार पर नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूएसए की, कनाडा की, तो वहां पर अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो वहां का नागरिक होता है, भले ही आप वो जो है वो आपका वीजा एक्सटेंड हो गया हो या कोई घूमने गया हो जिसके वहां बच्चा हुआ हो या कोई वर्किंग परमिट पे वहां गया हो तो उसकी नागरिकता यूएसए की होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो भारत में ऐसा नहीं है तो 6 लोगों को जिनको डिटेंशन सेंटर में इनके बच्चे भी थे जो यहां पर पैदा हुए, तो 1998 में ये इलीगल तरीके से कबूल कर रहे हैं कि वो यहां आए और बच्चे यहां पर पैदा हुए। तो इनकी जो सारी नस्ल है, अब यह तर्क दिया जा रहा है कि यह भारतीय है, जबकि भारत में इस तरीके की नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं है। और यही एक कारण है कि आज इन रोहिंग्याओं की आबादी करोड़ों में है और हम लोग मजबूर हैं। और मजबूर क्यों है? क्योंकि हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका आंख बंद करके बैठी है कि अगर कोई अल्पसंख्यकों में, स्पेशली अगर आप देखोगे तो मुस्लिम और ईसाइयों के लिए कोई अगर याचिका आती है तब हम सुनवाई करेंगे, लेकिन इसके अलावा किसी और धर्म की याचिका आती है तो हम आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, हम आपका मजाक उड़ाएंगे। अब हाईकोर्ट के 2 जज, और 2 जज कौन से हैं? अगर हम उनके बारे में नाम भी उनके जो है वो निकालने की कोशिश की थी, एक आई थिंक AK मिश्रा और दूसरे जो जज थे उनका नाम है तब्रत चक्रवर्ती। इन 2 जजों की बेंच ने इसकी सुनवाई की और आदेश दिया गया कि इनको तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार 1 महीने के भीतर जो है वो वापस लेकर आए। तो केंद्र सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने इस आदेश वाली जो याचिका थी इसके ऊपर रोक लगाने के लिए एक याचिका लगाई जिसको भी खारिज कर दिया गया। अब आप सोचकर देखिए कि केंद्र सरकार की एक याचिका, और वैसे भी अगर आप देखोगे तो यह मामला जो है वो फॉरेन अफेयर्स का है, यह मामला सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का या सेशन कोर्ट का, न्यायपालिका का नहीं है। तो क्या विदेशी मामलों में सुप्रीम कोर्ट टांग अड़ा सकता है? लेकिन दुहाई दी जाती है मानवाधिकार की। अगर मानवाधिकार की दुहाई है तो फिर इसके हिसाब से, जब मैंने आपको यह कहा कि आप कान खोल कर सुन लो कि भारत जो है वो एक धर्मशाला है और इसमें किसी को भी बसाया जा सकता है, तो जब हम CJI BR गवई की टिप्पणी पर बात कर रहे थे तो आज आपको इस टिप्पणी से क्या देखने को मिल रहा है? आखिर इन जजों की मानसिकता क्या है? आखिर ये चाहते क्या है? क्या भारत के जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, उस पर भारतीयों का हक है या फिर इस तरीके के अवैध घुसपैठियों का? तो एक तरीके से न्यायपालिका ने, क्योंकि न्यायपालिका में एक इकोसिस्टम ने कब्जा कर लिया है जो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध में और हिंदू और सनातन संस्कृति के विरोध में वो कुछ भी करने को तैयार है, फिर शायद इस देश की साख को भी दांव पे लगाना पड़े। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से और कई फैसलों में जो है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, अलग अलग जगह के एक के बाद एक जो है वो एक्सपोज होते हुए नजर आए। अब इस याचिका पर आप खुद एक बार थोड़ा सा जो है वो सोचकर देखिए, और मैं चाहता हूं कि आप इस केस की जो है वो पूरी स्टडी करें। आपको हमारी न्यायपालिका के ऊपर गुस्सा आएगा। शक करना, संशय करना आप उसको छोड़ दीजिए, आपको गुस्सा आएगा। और आखिर ये सरकार कदम उठा रही है तो कुछ सोच समझकर। और इससे भी बड़ी बात, एक बात और जो है वो इस कोर्ट में हुई, और वो ये हुई बंदी प्रत्यक्ष। आपको पता होगा जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसके कुछ रेमेडीज होते हैं,
तो कोर्ट ने यह कहा कि पुलिस ने जो एविडेंस दिए हैं, पुलिस एविडेंस माननी ही नहीं है कोर्ट में। अब आप सोचकर देखिए यह हास्यास्पद है या नहीं है। क्योंकि अगर किसी ने क्राइम किया, पुलिस ने जबरदस्ती बयान करवाए, लेकिन यहां पर क्या आपको लगता है कि पुलिस ने जबरदस्ती बयान करवा दिए होंगे? और अगर जबरदस्ती बयान करवाते तो ये 6 लोग ही क्यों, अब तक तो लाखों की संख्या में जो है वो लोग दिल्ली से जेल के अंदर होते हैं और उसके बाद डिटेंशन सेंटर में चले जाते हैं। यह है हमारी न्यायपालिका का चेहरा और चरित्र, और यही इस देश की संप्रभुता हो, सुरक्षा हो या फिर सौहार्द हो, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।